आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, जिसको फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट भी बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है? ये वो मार्केट है जहां पर हर देश की मुद्रा, डिफरेंट नेशनल करेंसीज जो हैं, उनमें व्यापार किया जाता है। किसी भी देश की जो मुद्रा है, जो उसकी करेंसी है, उसको हम डील कर सकते हैं। और इसको डील करता कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, फर्म्स या बैंक्स इसमें डील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां पर नेशनल करेंसीज जो हैं उनका व्यापार किया जाता है। जब हम एक क्लॉथ मार्केट में जाते हैं तो वहां से आप क्लॉथ खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो और पैसे उसके बदले में दे देते हो। कहीं भी और चले जाइए, टायर की मार्केट में चले जाइए तो टायर खरीदिए, पैसा दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप एक करेंसी लेते हो और उसके बदले में आप दूसरी करेंसी जो है वो देते हो। एक देश की मुद्रा खरीदी जाती है और दूसरी देश की मुद्रा में उसकी पेमेंट जो है वो की जाती है। डिफरेंट नेशनल करेंसीज का एक्सचेंज किया जाता है। विभिन्न विभिन्न देशों की करेंसी को एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या खरीदा और बेचा जाता है? फॉरेन मनी। फॉरेन मनी एक देश का एक कंट्री का मनी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों के अलग अलग मनीज जो हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां आप घर बैठ के आप ये व्यापार कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा ही हमारी इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब जापान ने हमारे देश में जो है निवेश किया था, ये जो एक देश का दूसरे देश में निवेश है वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से ही पॉसिबल है। ये मार्केट दुनिया भर में फैली हुई है, किन्हीं भी दो देशों में सीमित नहीं है। हर दुनिया का हर देश इसमें सम्मिलित है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। ये एक कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, जैसे हम बात करते हैं ये हमारा हॉस्पिटल है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। इट इज स्प्रेड एवरीवेयर, इट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, लेकिन ये कंप्यूटर के थ्रू सारे देशों में कनेक्टेड है। ये ओवर द काउंटर मार्केट है जो कि एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है एक करेंसी का दूसरे करेंसी के रूप में। $1 का इंडियन रूपी के रूप में, €1 का इंडियन रूपी के रूप में। ये ऐसी मार्केट है जो हर कंट्री की मुद्रा का रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करती है। इसका जो आमदनी है, इसका जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो से $6.6 ट्रिलियन एक दिन की सेल इसमें होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये कितना बड़ा विस्तार बाजार है। अब हम फीचर्स डिस्कस करते हैं इस मार्केट के। सबसे पहले ये हाईली लिक्विड है, माने ये बहुत आसानी से दूसरे देश की मुद्रा में आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने एक लैंड खरीदी है, कोई आपने बिल्डिंग खरीद लिया, तो उसको बेचने के लिए आपको टाइम लग सकता है। इमीडिएट खरीदार जो है वो रेडी हो सकता है, आपको ना मिले। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये हाईली लिक्विड मार्केट है। आप किसी भी समय एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में आसानी से तब्दील कर सकते हो। ये हाईली ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो एक्सचेंज रेट है वो आपके सामने आ जाएगा, उसके हिसाब से ही आपने अपनी करेंसी को दूसरे में चेंज कर लेना है। ये बहुत एक डायनामिक मार्केट है। इसमें जो रेट ऑफ चेंज है उतना ही रहे ऐसा नहीं है, कुछ मिनटों क्षणों में ही रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज होता है। बहुत वॉलेटाइल रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। थोड़े ही समय में एवरी नाउ एंड देन जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है दो कंट्रीज का वो चेंज होता रहता है। ये मार्केट 24 घंटे चलती है, मंडे टू फ्राइडे। आप किसी भी समय अपने घर बैठे इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। इस मार्केट की एक और खास बात है कि इसमें ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो कम है। अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हो तो उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट जो है उसमें लागत मूल्य ज्यादा रहता है। और डॉलर जो है वो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है। हर देश डॉलर में पेमेंट लेने को तैयार रहता है। हमारे ग्लोबल लेवल पे, यूनिवर्स लेवल पे 90% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर में ही होती हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट अमेरिका है और कितना इंपॉर्टेंट एक डॉलर है। अब आते हैं एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा रेट है जिसमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए एक्सचेंज किया जाता है।
आप क्या खरीद रहे हो? एक करेंसी। आप पेमेंट किसमें कर रहे हो? दूसरे देश की दूसरी करेंसी में। और एक देश की करेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है दूसरे देश की करेंसी के हिसाब से। जैसे कि $1 मान लीजिए 70 रुपए का है, तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपए। ये क्या कहलाएगा? ये एक्सचेंज रेट कहलाएगा इंडिया और अमेरिका के बीच में। इसका मतलब है कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको 70 रुपए अपनी पॉकेट में से देने पड़ेंगे। सो दिस इज द एक्सचेंज रेट। किन्हीं भी दो कंट्रीज में किसी भी देश की करेंसी को दूसरे करेंसी के रूप में जब हमने एक्सप्रेस कर दिया, वो क्या कहलाया? उन दो कंट्रीज का एक्सचेंज रेट कहलाया। कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको $1 लेने के लिए? ये है हमारा एक्सचेंज रेट, यानी कि $1 आपको मिलेगा 70 रुपए के बदले में। अब दूसरी टर्म आती है हमारे पास क्रॉस एक्सचेंज रेट। क्रॉस एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है दो कंट्रीज का जिनका हमने एक कॉमन करेंसी के रूप में एक्सचेंज रेट लिया और हमने इन दो कंट्रीज के बारे में बताया। ध्यान से सुनिए, जैसे कि $1 की कीमत आपको 70 रुपए इंडियन करेंसी के बारे में पता है, एक पाउंड की कीमत 140 रुपए इंडियन करेंसी के बारे में पता है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस से पाउंड में और डॉलर में जब हम रेट ऑफ एक्सचेंज निकालेंगे तो वो कहलाएगा हमारा क्रॉस रेट ऑफ एक्सचेंज। तो हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या जाना कि एक पाउंड जो है वो $2 के बराबर हो गया। तो हमें शुरू में डॉलर की कीमत भी रुपए में दी हुई थी, पाउंड की कीमत भी रुपए में दी हुई थी। इन दोनों की आपस में हमें कोई भी इक्वेशन नहीं दी हुई थी। हमने तीसरी कंट्री यानी कि इंडिया में इनकी करेंसी दी हुई थी, उसके हिसाब से हमने इन दोनों का रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड कर लिया। तो क्रॉस रेट ऑफ एक्सचेंज वो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है दो करेंसीज का जिनमें एक कॉमन करेंसी, यहां पर कौन सी कॉमन करेंसी थी? इंडियन करेंसी, इंडियन रूपी कॉमन करेंसी था, उनका एक्सचेंज रेट हमने कोट करना है और एक कॉमन करेंसी का उन दोनों का हमको पता है तो हमें पता लग जाएगा। देखिए, एक्सचेंज रेट डॉलर का और पाउंड का नहीं दिया हुआ था, कॉमन करेंसी इंडियन रूपी में उन दोनों के रेट्स दिए हुए थे। हमने अपने आप इंडियन करेंसी के बेस पर रखते हुए डॉलर और पाउंड में रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लिया। इसको कहा जाता है क्रॉस रेट ऑफ एक्सचेंज। अगला पॉइंट हमारा आएगा स्वैप रेट। स्वैप रेट क्या होता है? स्वैप रेट का मतलब स्पॉट सेल्स और फ्यूचर रीपरचेज एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। ध्यान से सुनिए, आपने एक ही ट्रांजैक्शन में स्पॉट सेल्स कर दिया। स्पॉट का मतलब होता है अभी की अभी, अभी जो रेट चल रहा है उसको स्पॉट रेट कहते हैं, और अभी जो आपने सेल कर दिया वो स्पॉट सेल कहलाया। इसका मतलब अभी इसी क्षण में आपने कुछ सेल कर दिया और उस एग्रीमेंट में आपने फ्यूचर में, भविष्य में उसको दोबारा खरीदने की बात भी कह डाली। एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में जब आपने दो चीजें कर डाली, आपने सेल्स भी कर डाला और दोबारा खरीदने की बात भी कर डाली, उसको कहते हैं स्वैप रेट। एक ही सेम सिंगल ट्रांजैक्शन में कोई अगर डॉलर बेचे, डॉलर या कोई भी और करेंसी बेचे और ये भी एग्री करे कि उसको दोबारा खरीद लेगा फ्यूचर में। ध्यान से सुनो, एक सिंगल ट्रांजैक्शन, उसमें ये बात की गई कि मैं कुछ डॉलर अभी की अभी बेच दूंगी, जो अभी रेट चल रहा है उसके ऊपर मैं डॉलर बेचूंगी और आने वाले समय में 2 महीने में 3 महीने में मैं इसी को दोबारा रीपरचेज, दोबारा खरीद लूंगी। ऐसी अगर एक ट्रांजैक्शन में बात होती है तो उसको स्वैप रेट कहा जाता है। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें करेंसी को स्वैप किया जाता है। एक ही एग्रीमेंट में जब ऐसी बात बोली जाती है तो वो स्वैप रेट कहलाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए मैं $600 आज बेच रही हूँ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ कि मैं इन्हीं डॉलर्स को सेम एक्सचेंज रेट पर 2 महीने के बाद फिर खरीद लूंगी। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा स्वैप रेट। इसमें एक कंडीशन है कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में मुझे दोनों बातें बोलनी है, खरीदने की भी और बेचने की भी। बेचना आज है, खरीदना फ्यूचर में है। ये कहाँ फायदेमंद रहता है? जब डॉलर का रेट आने वाले भविष्य में राइज कर जाएगा, रुपए की कीमत गिर जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में स्वैप रेट बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। हमने क्या किया? रेट आज ही डिसाइड कर लिया, वैल्यू भविष्य में वैल्यू डॉलर की बढ़ गई, लेकिन हमने तो पुराने रेट पर ही खरीदा ना, उसको हमने स्वैप रेट, लेसर रेट पे खरीद डाला, इसलिए हमें फायदा हो गया।
If you are able to predict the market about the future rate successfully, you will definitely gain. अगर आप में ये एक क्षमता है कि आप आने वाले 2 महीने में किसी सूझबूझ के साथ, अपने सूझ विचार के साथ, एक्यूरेसी के साथ बता सको कि डॉलर गिरेगा या डॉलर बढ़ेगा, तो आप स्वैप रेट से बहुत ज्यादा फायदा जो है वो कमा सकते हो, क्योंकि आप अपने सूझ विचार से ये पता कर सकते हो कि 2 महीने के बाद डॉलर और इंडियन करेंसी का रेट क्या रहेगा। तो ये था हमारा स्वैप रेट। अगली आती है हमारी ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट वो मार्केट है जहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं कि हम आने वाले 2 महीने में या 3 महीने के बाद ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके, लेकिन जो परचेजर है, जो साइन करने वाला है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो काम करे, वो बाय और सेल करे, या हो सकता है ना करे, है ना। ऑप्शन मार्केट वो मार्केट है जहां फ्यूचर मार्केट तो साइन किए जाते हैं, लेकिन परचेजर के पास ये ऑप्शन रहती है कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ करेंसी ऑन अ सिलेक्टेड डेट, भविष्य में प्रॉपर सिलेक्ट की गई डेट के ऊपर स्टैंडर्ड अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, ऐसा उसके ऑप्शन खुली हो तो कहलाती है ऑप्शन मार्केट। तो इस केस में जो परचेजर है, जो साइन करने वाला है, वो एग्रीमेंट को माने या ना माने, ये उसकी इच्छा के ऊपर आधारित रहता है, ये डिस्क्रिशनरी है, उसकी अपनी मर्जी के लिए ये ट्रांजैक्शन उसके लिए खुली रहती है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन करने के लिए वो बाइंड नहीं है, उसको जरूरी नहीं है कि उसको मानना ही मानना है, इसलिए ऑप्शन मार्केट फी जो है वो फ्यूचर मार्केट फी से बड़ी होती है। फ्यूचर मार्केट फी में जो ये ट्रांजैक्शन है, आप इसके बाइंड होते हो, आपने करना है तो करना ही है, आपको ऑप्शन खुली नहीं है कि आप मुकर जाओ। लेकिन ऑप्शन मार्केट में उसके ऊपर बाइंड करने का ऐसा कोई दबाव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन मार्केट की फी जो है वो फ्यूचर मार्केट से ज्यादा रहती है। अब आता है हमारा फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट वो मार्केट है जहां फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। किस चीज के लिए? सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी अमाउंट के लिए। स्टैंडर्ड करेंसी अमाउंट के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस मार्केट में साइन किए जाते हैं, और सिलेक्टेड कैलेंडर डेट्स होती हैं। 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसे डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस कैलेंडर डेट के ऊपर हम आने वाले फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये सिलेक्टेड स्टैंडर्ड मार्केट के लिए होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, सिंगापुर और फ्रैंकफर्ट एग्जांपल्स के लिए आपको बता दिया। तो ये जो फ्यूचर मार्केट एग्रीमेंट्स हैं, ये अबाइड होने ही होने हैं। अगर किसी ने ये फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके ऊपर लाजमी है कि वो ये एग्रीमेंट को पूरा करेगा ही, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन रहती है कि आपको एग्रीमेंट फॉलो करना है। फ्यूचर मार्केट एग्रीमेंट में एक्सचेंज रेट पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, ताकि एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से हम अपने रिस्क को जो है वो बचा सकें। द टाइम पीरियड जो है इसका, वो सिलेक्टेड मार्केट्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 2 टाइप्स रहेंगे, एक रहेगा स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट, और दूसरा रहेगा फॉरवर्ड मार्केट। अब स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट मार्केट होती है वो मार्केट जो स्पॉट ट्रांजैक्शंस को हैंडल करती है। स्पॉट ट्रांजैक्शंस, आपने स्पॉट का मतलब सुना होगा, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कभी कभी डिबेट्स में हिस्सा लेते थे, तो जो टॉपिक है वो आपको पहले नहीं बताया जाता था, ऑन द स्पॉट बताया जाता था, उसी समय बताकर आपको इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। उसी तरह का कुछ काम हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी होता है। तो वो मार्केट जो ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस को उसी समय, नाउ, उन ट्रांजैक्शंस को डील करती है, उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। द करेंसी जो है उसमें ट्रेड की जाती है इमीडिएट डिलीवरी के लिए, अभी की अभी। ये डेली नेचर का मार्केट होता है, इसमें फ्यूचर डिलीवरीज का कोई लेना देना नहीं होता, अभी की अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी की जाएगी। अब दूसरी टर्म आती है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। किसको कहते हैं? वो रेट ऑफ एक्सचेंज जो स्पॉट मार्केट में अभी की अभी डिसाइड किया गया स्पॉट ट्रांजैक्शन के लिए, उसको स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। उसका दूसरा नाम है करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। द रेट प्रिवेलिंग एट द पर्टिकुलर स्पॉट डिलीवरी, अभी की अभी जो आपने ट्रांजैक्शन करी उसके ऊपर अभी की अभी जो रेट चल रहा था वो कहलाएगा स्पॉट रेट। स्पॉट रेट जो है, जो वैलिड होता है उन 2 पार्टीज के लिए जो ये ट्रांजैक्शन कर रही हैं। अगली 2 पार्टीज के लिए कोई और स्पॉट रेट होगा। स्पॉट रेट 3 वर्किंग डेज के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको नया स्पॉट रेट जो है वो मिल जाएगा। अगला आता है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जहां कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए
फ्यूचर में। स्पॉट मार्केट क्या था, अभी की अभी ऑन द स्पॉट करने वाले काम, ये फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन आज हो रहा है। काम आज नहीं होगा, काम 2 महीने 3 महीने के बाद होगा, ट्रांजैक्शन 3 महीने में होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज साइन कर लिया जाएगा। ट्रांजैक्शंस आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, ओके, साइंड टुडे, उन पे साइन आपने करना है, वो एग्रीमेंट आज ही बन जाना है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज ही बन जाना है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कब होना है, फ्यूचर डेट में उसने ऑनर होना है, उसने मटेरियलाइज होना है, उसने इंप्लीमेंट होना है, उसका एग्जीक्यूशन कब होना है, आने वाले फ्यूचर टाइम में। एक एग्जांपल लेते हैं, स्पॉट रेट मान लीजिए आज का है $1 70 रुपए की उसकी कीमत है। अगर हम रुपी की डेप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन रुपी गिरने वाला है, तो फॉरवर्ड रेट क्या डिसाइड कर लोगे, $1 जो है 75 रुपए का हो जाएगा सेलिंग डॉलर्स के लिए, तो इसमें आपका फायदा हो जाएगा। अगर रुपी एप्रिसिएशन होने वाला है तो बाइंग डॉलर्स के लिए आप क्या रेट डिसाइड कर लोगे, $1 जो कि है 65 रुपए का है, तो इसमें जो है आपका फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर मार्केट के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ताकि आपको मुनाफा हो जाए। स्पेकुलेशन किसको कहते हैं, स्पेकुलेशन माने सट्टेबाजी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी पर्सन गेन करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखता है। प्रॉफिट कमाना कहां से है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से ही उसने पैसा कमाना है। देखिए आज जो एक्सचेंज रेट है ना वो 10 दिन के बाद नहीं रहने वाला, मैंने आपको शुरू में बताया कि वो तो बातें करते करते ही, जितनी देर मैंने बात करी उतनी देर में ही एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इन्हीं को कैश किया जाता है। थोड़े समय में जब ये एक्सचेंज रेट का जो रेट आएगा, वो नया रेट आएगा, उस रेट के ऊपर ही ये स्पेकुलेटर जो है वो पैसा कमाएगा। लोग स्पेकुलेशन में डिफरेंस इन द रेट पर ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये रेट वॉलाटाइल है, डायनेमिक है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें जितनी आपकी पावर ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी होगी, जितने अपनी सूझबूझ के साथ आप ये पता कर पाओ कि आने वाले समय में डॉलर गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, रुपी अप्रिशिएट होने वाला है कि डेप्रिशिएट होने वाला है, जितनी क्षमता आप में इसको प्रिडिक्ट करने की है, उतना ही ज्यादा आप स्पेकुलेशन से पैसा कमा पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, पहला केस है हमारा रुपी डेप्रिसिएशन का एग्जांपल। मान लीजिए आज के डॉलर का रेट है 60 रुपए, स्पॉट रेट क्या चल रहा है 60 रुपीज। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी ने डेप्रिशिएट होना है, रुपी की गिरेगा, तो 2 महीने के बाद जो है प्रेडिक्शन है कि डॉलर 70 रुपए का हो जाएगा। तो इस केस में स्पेकुलेटर क्या करेगा, वो आज डॉलर खरीद लेगा 60 रुपए के हिसाब से। ही विल बाय सम डॉलर्स टुडे एंड ही विल सेल आफ्टर 2 months व्हेन द डॉलर गेट्स कॉस्टलियर। जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो वो डॉलर को बेच देगा, इससे क्या होएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब केस 2 लो, जब हमें रुपी की एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी ने डॉलर के मुकाबले में मजबूत होना है। तो मान लीजिए कि $1 की कीमत 60 रुपए है, जो कि स्पॉट रेट 60 रुपीज है। अगर रुपी की एप्रिसिएशन, रुपी मजबूत होने वाला है ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो हो सकता है 2 महीने में $1 की कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाए, ऐसी हमारी प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो स्पेकुलेटर क्या करेगा, आज के रेट पे 60 रुपए के हिसाब से डॉलर को सेल कर देगा, और 2 महीने के बाद जब डॉलर सस्ता हो जाएगा तब वो डॉलर को खरीद लेगा। इससे क्या होगा, उसको मुनाफा हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हाउ मच विल यू अर्न इन स्पेकुलेशन, तो आप कितना कमा पाओगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन के ऊपर, कि आप इसको कितना अच्छी तरह से सूझबूझ से प्रिडिक्ट कर पाते हो, भविष्य में क्या जाने वाला है डॉलर और यूएस का इंडियन करेंसी का रेट, उसको कितना अच्छे से आप बता पाओगे, उतना ही आप पैसा कमाओगे। अब नया टर्म आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज किसको कहते हैं, Arbitrage refers to an act of simultaneously buying a currency in one market and selling it in another market. आर्बिट्राजर क्या करता है, एक समय पर एक करेंसी को एक मार्केट में खरीदता है और साथ साथ उसी समय दूसरी मार्केट में उसको बेच देता है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ उसी समय। क्यों करता है वो ऐसा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, क्योंकि उन दोनों मार्केट्स में डिफरेंट रेट था। जिस मार्केट में सस्ता था वो उस मार्केट से खरीदेगा, और जिस मार्केट में महंगा है वो उस मार्केट में जाके बेच देगा उसी समय। एक समय पर दो मार्केट्स में विभिन्न विभिन्न रेट ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए आर्बिट्रेजर पैसा कमाता है, क्योंकि
दो सेंटर्स में अलग अलग रेट है। The effect of arbitrage is to iron out the difference in the exchange rate of currencies in different centers. दो अलग अलग सेंटर्स पर, दो अलग अलग जगह पर डॉलर का रेट अलग अलग है, तो जो आर्बिट्राजर है वो इस चीज का फायदा उठाता है और मुनाफा कमाता है। आर्बिट्रेज का इफेक्ट ये होता है कि सिंगल वर्ल्ड मार्केट बनती है फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि सस्ती जगह से खरीदी जा रहा है, महंगी जगह पे बेची जा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये फोटो है जी मिस्टर के की। ये मिस्टर के क्या करते हैं, उन्होंने एक फाइनेंशियल सेंटर से करेंसी खरीदी, ही इज बाइंग द करेंसी वहां से जहां पर वो चीपर है, और फिर बेच दी उसी करेंसी को उसी समय दूसरे फाइनेंशियल सेंटर में बेच दिया जहां पर वो महंगा है। तो इसका जो डिफरेंस था दोनों रेट्स का, ये मिस्टर के का मुनाफा हो गया, आर्बिट्रेज की वजह से उन्होंने पैसा कमा लिया। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले बात कीजिए 2 पॉइंट आर्बिट्राज की। मान लीजिए न्यू दिल्ली में रेट है $1 का 60 रुपए और मुंबई में रेट है $1 का 70 रुपए। तो क्या करेगा एक आर्बिट्राजर, न्यू दिल्ली से डॉलर खरीदेगा 60 रुपए के हिसाब से और बॉम्बे में जाके उसको बेच देगा 70 रुपए के हिसाब से। इससे उसको मुनाफा हो जाएगा और वो प्रॉफिट कमा लेगा। 3 पॉइंट आर्बिट्रेज उसको कहते हैं जब वो आर्बिट्राजर प्रॉफिट कमाता है एक्सचेंज रेट में प्राइस डिफरेंस होने से 3 फाइनेंशियल सेंटर्स में। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है 2 फाइनेंशियल सेंटर्स में, जब हम 3 फाइनेंशियल सेंटर्स की बात करते हैं तो वो 3 पॉइंट आर्बिट्राज कहलाता है। अगली बात करेंगे हेजिंग की। हेजिंग किसको कहते हैं? हेज वर्ड क्या होता है, मान लीजिए आपका एक छोटा सा गार्डन है, उसमें आपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर से गाय बैल आ जाता है, कोई डॉग आ सकता है और वो छोटे छोटे प्लांट्स को खराब कर सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने गार्डन के आसपास एक कंटीली तार लगा देंगे या ईंटों की कुछ छोटी सी दीवार बना देंगे, वो कहलाती है हेज। उसी तरह का प्रोसेस हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी होता है। हेजिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क को, अपने आप को रिस्क से बचाते हैं। वो रिस्क जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से आता है, रेट ऑफ एक्सचेंज घटते बढ़ते रहते हैं, उसके घटने बढ़ने से हमारे को नुकसान भी हो जाता है और हर समय का रिस्क है ना। अगर कीमत आपके अगेंस्ट चली गई तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा लॉस का। तो जब हम खुद को बचाते हैं उस रिस्क से, उस प्रोसेस को कहते हैं हेजिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट आज साइन कर लिया जाता है जिससे हम इन वेरिएशन से, जिससे घटते बढ़ते रेट से हम खुद को बचा सकते हैं। एक्सचेंज रेट को फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए लॉक कर दिया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज की फ्यूचर सप्लाई के लिए लॉक कर दिया जाता है। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाता है कि हम फ्यूचर में किसी फिक्स्ड डेट में 2 महीने 3 महीने की फिक्स्ड डेट कर दी जाती है में बाय और सेल करेंगे फॉरेन करेंसी को फ्यूचर में, लेकिन प्राइस विल बी डिसाइडेड टुडे। आज हमने उसका प्राइस डिसाइड कर लिया ताकि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर प्राइस गिर गया और हमें रिस्क हुआ तो हम उस रिस्क से बच जाएंगे। वरना इसी दुगदुगी में आपकी हार्ट बीट कितनी तेज हो जाएगी कि ओ गॉड, अगर डॉलर की कीमत ये हो गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। उस अपने हार्ट को बचाने के लिए आपने हेजिंग प्रोसेस को अपनाया, आपने इन रिस्क से खुद को बचाया। कौन से रिस्क? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के रिस्क, कि एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको रिस्क होगा। इस रिस्क से हेजिंग प्रोसेस आपको बचाता है। आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए कोई भी करेंसी जो है कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको इन रिस्क से बचा लेगा और इसके फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉसेस से भी आप खुद को बचा सकते हो। इसको कहते हैं हेजिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं रोजमर्रा की। एक छोटा सा किसान है हमारा जिसने अपने खेत में कनक, वीट, गेहूं जो है वो उगाई है। तो कनक को उगाने में, वीट को उगाने में 3 महीने का टाइम लग जाता है जब तक उसकी फसल तैयार होगी। तो उसको कॉस्ट जो है, लागत मूल्य उसका 60 रुपए पर किलो उसको पड़ा है। तो वो यही चाहेगा कि 3 महीने के बाद भैया मुझे 60 रुपए से ऊपर उसको बेचने को मिल जाए, ऐसा ना हो कि कीमत गिर के 50 रुपए आ जाए, है ना। तो लागत मूल्य से ऊपर ही बेचना चाहेगा ना हर कोई अपना सामान। तो 3 महीने के बाद क्या होने जाने वाला है प्राइस उसको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हो सकता है प्राइस गिर के 55 रुपए पर किलो का हो मार्केट में उस समय, है ना। ये भी हो सकता है कि 70 रुपए हो, ये भी हो सकता है 100 रुपया हो जाए। तो अगर तो 60 से ऊपर बिकता है तो उसका मुनाफा है, और अगर 60 से कम उसको बेचना पड़ता है तो उसका लॉस है।
तो इस लॉस से बचाने के लिए वो फार्मर, वो किसान क्या करेगा, एक बड़े आड़ती के साथ, बड़े ट्रेडर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। वो बड़ा ट्रेडर उसको बोलेगा कि भैया मैं तेरी फसल को 65 रुपए पर खरीद लूंगा, मार्केट का रेट जो मर्जी हो। तो ऐसा करने से जो छोटा किसान था वो निश्चिंत होकर सो पाएगा कि 60 रुपया मेरा लागत मूल्य है, तो कुछ भी हो जाए मार्केट का रेट, अगर मार्केट का रेट गिर भी 58 रुपए 55 रुपए भी हो गया, तब भी मेरी जो फसल है वो 65 रुपए पर बिक जाएगी। उसने खुद को क्या कर लिया, सेव कर लिया। ऐसा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से वो कोई मुनाफा कमाना चाहता था, ऐसा नहीं है। मुनाफा तो क्या पता, उस टाइम 100 रुपया हो तो ज्यादा मुनाफा होगा उसको, लेकिन वो मुनाफा कमाने के लिए एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा, खुद को सेव करने के लिए, खुद को रिस्क से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बड़े आरती के साथ। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हेजिंग। अब हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की बात करेंगे, तो एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मुझे 4 महीने में डॉलर में कोई पेमेंट आनी है, तो हो सकता है वो 4 महीने के बाद डॉलर का रेट आज के स्पॉट रेट से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर कम हो गया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैं हेजिंग के नाम पे क्या करूंगा, मैं डॉलर कुछ बोरो आज कर लूंगा, स्पॉट रेट पे जो भी मार्केट में अभी का अभी रेट चल रहा है उसको रुपीज में कन्वर्ट करूंगा और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, और उससे मैं अपना ब्याज जो है वो कमाऊंगा। मैंने डॉलर बोरो कर लिए, क्योंकि 4 महीने के बाद डॉलर में मेरी पेमेंट आनी थी, तो 4 महीने के बाद का रेट ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। हेजिंग प्रोसेस के लिए मैंने कुछ डॉलर बोरो किए, उसको कन्वर्ट किया रुपए में और बैंक में डाल दिए, तो 4 महीने तक मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 महीने के बाद जब मुझे पेमेंट आएगी डॉलर्स में, तो ठीक है, तो मैं वो बोरोड डॉलर्स जो है, उधारी वाले डॉलर वापस कर दूंगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं अपने रिस्क को सेव कर सकूं, मुझे कोई नुकसान ना उठाना पड़े। नाउ आर्बिट्रेज और स्पेकुलेशन में क्या अंतर होता है जी। आर्बिट्रेज में भी वो पैसा कमाना चाहता है आर्बिट्रेजर, और स्पेकुलेटर भी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन आर्बिट्रेज है जी डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट एट द सेम टाइम बिटवीन टू फाइनेंशियल सेंटर्स। दो अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर्स में एक समय पर डिफरेंस ऑफ जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अलग है। देखो सेम टाइम की बात कर रही हूं मैं, आर्बिट्रेज में उसी समय पर अलग अलग रेट चल रहा है दो फाइनेंशियल सेंटर्स का, उसको मैं बोलती हूँ आर्बिट्रेज। तो मैं क्या करूंगी, सस्ते वाले फाइनेंशियल सेंटर से खरीदूंगी और महंगे वाले फाइनेंशियल सेंटर में बेच दूंगी और मुनाफा कमा लूंगी। और जो स्पेकुलेशन की बात है, स्पेकुलेशन में भी डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट तो है, लेकिन डिफरेंट टू टाइम पीरियड्स, अलग अलग समय पर, एक आज और एक हो सकता है महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो फाइनेंशियल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर फाइनेंशियल सेंटर तो शायद एक ही होगा, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होंगे। मुनाफा आर्बिट्रेजर भी कमाना चाहता है, मुनाफा स्पेकुलेटर भी कमाना चाहता है। अब बात करेंगे हेजिंग और स्पेकुलेशन में क्या अंतर होता है। हेजिंग का मकसद क्या है, उसका ये मकसद है कि वो खुद को रिस्क से बचाए। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में जो ऊपर नीचे रेट हो रहा है उससे अपने आप को सेव कर ले, रिस्क से बचाना हेजिंग कहलाता है। स्पेकुलेशन क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन का एम है जी प्रॉफिट कमा लो, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है। एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होने से मुनाफा कमाना, ये होता है स्पेकुलेशन। जब सस्ता है तो खरीद लो, महंगा है तो बेच दो, ठीक है जी। अब बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कौन कौन करता है। देखो जी, सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री का सबसे ऊपर वाला बैंक है, एपेक्स ब्रांच होती है, उसने तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आना ही आना है, क्योंकि उसको अपनी कंट्री में एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा उतार गिराव चढ़ाव नहीं चाहिए, इसलिए सेंट्रल बैंक तो जरूर ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा है जी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी बहुत बड़े पार्टिसिपेशन है इसमें, क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल और रिटेलर्स, अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड करके देता है। अगर आपको या मुझे डॉलर चाहिए तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जा सकती हूँ और वो ये सर्विस करके मुझे दे देगा। और पार्टिसिपेशन होता है जी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिशनल यूजर का, कोई भी स्टूडेंट है वो बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आएगा ही आएगा। आप घूमने जाना चाहते हो टूरिस्ट वीजा पे, तब भी आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेशन बनोगे। किसी को अपना बिजनेस ग्लोबल करना है, दूसरे देश के साथ व्यापार करना है, तब भी आप इस मार्केट में आओगे, या कोई भी और पर्सन जिसको फॉरेन करेंसी चाहिए वो इस मार्केट में आएगा ही आएगा। इसके अलावा इस मार्केट में ट्रेडर भी आते हैं, स्पेकुलेटर भी आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट
प्रॉफिट कमाना चाहते हैं मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी करते हैं कि कहाँ डॉलर जाने वाला है, उसके बेस पे पैसा कमाते हैं। इसके साथ साथ आती है ब्रोकर की बारी। वो कमीशन एजेंट्स होते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट कोटेशन लेकर आते हैं और उसी से अपना पैसा कमाते हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।